हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो देखिएगा, हम कैंसर को पढ़ रहे थे, जिसके रिगार्डिंग हमने कैंसर का इंट्रोडक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजी पर हमने बात करी। उसके साथ साथ ही हमने आगे मेटास्टेसिस को देखा, इन्वेजन को देखा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा, सारकोमा एंड कार्सिनोमा क्या होता है। किस पे? सारकोमा एंड कार्सिनोमा। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जिसके पीछे भी ओमा वर्ड लग जाए वो किसको इंडिकेट करेगा? कैंसर को। यानी कि ये दोनों कैंसर तो हैं, सारकोमा एंड कार्सिनोमा कैंसर तो हैं, बट किसके कैंसर है? तो देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू कितने टाइप के देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 4 टाइप के। कौन कौन से? पहला टिश्यू देखने को मिलता है हमारे बॉडी के अंदर एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। सर आप तो कैंसर पढ़ा रहे थे, टिश्यू पे कहाँ से चले गए? अरे समझिएगा। तीसरा टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू, या फिर मैं बोलूँ तो न्यूरल टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू हैं? 4। पहला एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर, जैसे मेरे हाथ की देखिएगा सुपरफिशियल लेयर, मेरे फेस की सुपरफिशियल लेयर, जो लेयर हमको विजिबल है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल लेयर। वहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कहीं और भी प्रेजेंट होते हैं क्या? बिल्कुल, इसके साथ साथ एपिथेलियम टिश्यू हमको देखने को मिलते हैं हमारे जो स्मूथ ऑर्गन है उनकी इंटरनल लेयर के अंदर। स्मूथ ऑर्गन से मेरा मतलब जैसे हमारा गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लीवर, स्टोमक, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये हमारे सारे क्या हैं? स्मूथ ऑर्गन। स्मूथ ऑर्गन की इंटरनल लेयर के अंदर भी हमको एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ब्लड इज एल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को मैंने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ब्लड एक खुद कनेक्टिव टिश्यू है। उसके साथ साथ ही टेंडन, लिगामेंट, हमारी वेसल्स, वो सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ तो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मस्कुलर टिश्यू हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू की बात करूँ तो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रिगार्डिंग हम बात करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं ना कहीं नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था सारकोमा एंड कार्सिनोमा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि तो देखिएगा, ये टिश्यू को टाइप समझ में आ गए आपके? उसके बाद अब देखिएगा, सारकोमा किसको बोलेंगे हम और कार्सिनोमा किसको बोलेंगे? जब हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर, ये कैंसर कैसा होगा सर? मैलिग्नेंट होगा या बिनाइन होगा? ये कैंसर हमारा होगा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट कम खतरनाक या ज़्यादा खतरनाक कंपेयर टू बिनाइन ट्यूमर में? तो मैलिग्नेंट कम खतरनाक। क्यों? क्योंकि सॉरी, मैलिग्नेंट ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों बिनाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि बिनाइन कैंसर हमने आपको बताया था वो बाउंड्री के अंदर होता है, लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर खुला पड़ा होता है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। और ये किससे फैलेगा? तो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन किससे देखने को मिलेगा? ये फैलेगा लिम्फेटिक से। किसके द्वारा? लिम्फेटिक से। उसके बाद मैं बात करूँ तो सारकोमा कैंसर किसका कैंसर है? ये कनेक्टिव टिश्यू प्लस
मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का कैंसर क्या कहलाता है? सारकोमा कहलाता है। तो देखिएगा, मैंने कार्सिनोमा एंड सारकोमा कैंसर को नोट डाउन किया है, वो समझिएगा। सारकोमा मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू का कैंसर होना क्या कहलाता है? सारकोमा। इसमें दो टिश्यू का कैंसर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको मेसेनकाइमल नाम से भी जानते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? मेसेनकाइमल। उसके बाद मोस्ट कॉमन थ्रो, किसके द्वारा फैलता है ये कैंसर? मोस्टली ब्लड के द्वारा। क्यों? क्योंकि ब्लड एक खुद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो फैलाने का कारण भी मेन क्या होगा? ब्लड। तो ये मोस्ट डेंजरस है कंपेरिजन टू कार्सिनोमा। सारकोमा का कैंसर खतरनाक होता है कार्सिनोमा के द्वारा, कार्सिनोमा की कंपैरिजन में। उसके बाद आता है कपोसी सारकोमा। कपोसी सारकोमा क्या है? कपोसी सारकोमा को समझिएगा, स्किन, लिम्फ वेसल प्लस ब्लड वेसल, तीनों का कैंसर मिलकर क्या कहलाता है? कपोसी सारकोमा। सारकोमा क्लियर हुआ। मैलिग्नेंट कैंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू का। उसके बाद हम इसको मेसेनकाइमल नाम से भी जानते हैं। मोस्ट कॉमन किसके द्वारा फैलता है? ब्लड के द्वारा। कपोसी सारकोमा किसको कहा? जिसमें स्किन और लिम्फ वेसल प्लस ब्लड वेसल तीनों का कैंसर हो, उसको हम कपोसी सारकोमा बोलते हैं। क्लियर? ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है? ये HIV के पेशेंट में देखने को मिलता है, HIV के पेशेंट में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सारकोमा। क्लियर हुआ भाई सबको? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ये भी मैलिग्नेंट कैंसर है। कैसा है? मैलिग्नेंट। किसका कैंसर है? ये हमारे एपिथेलियम टिश्यू का कैंसर है। उसके बाद ये किसके द्वारा फैलता है? ये लिम्फेटिक के द्वारा फैलता है। लिम्फेटिक को मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो देखिएगा, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, यानी कि किसका कैंसर? लीवर का कैंसर। लीवर के कैंसर को किसके नाम से जाना मैंने? हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, उसके बाद हम एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम होता है स्टेजिंग। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? स्टेजिंग। स्टेजिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि आगे हम स्टेजिंग के बाद हम बात करेंगे TNM क्लासिफिकेशन पर। किस पर? TNM क्लासिफिकेशन पर। तो उससे पहले हमको स्टेजिंग पर बात करनी होगी। देखिएगा, स्टेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेजिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेजिंग के अंदर हम सेल, हमारी जो सेल होती है, ट्यूमर होती है, उसका साइज को फाइंड करने के लिए स्टेजिंग की जाती है। उसके साथ साथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड को फाइंड करने के लिए हम स्टेजिंग करते हैं। और तीसरा पॉइंट मेटास्टेसिस। इन सभी को पता करने के लिए हम स्टेजिंग कराते हैं। स्टेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें सेल का साइज फाइंड करेंगे हम। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, हम ये देखेंगे कि जो हमारी कैंसर सेल है वो किसी साइड वाली, यानी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर लिम्फ नोड के अंदर, तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कितना है। उसके बाद मेटास्टेसिस देखेंगे हम। मेटास्टेसिस के अंदर क्या देखेंगे? मेटास्टेसिस के अंदर हम देखेंगे कि जो कैंसर सेल है वो दूसरे ऑर्गन, जैसे लीवर के अंदर अगर कैंसर है तो लीवर से किडनी के अंदर, लंग्स के अंदर तो वो नहीं जा रही है, यानी कि मेटास्टेसिस तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये किसकी सहायता से हम फाइंड करेंगे हम स्टेजिंग को? इसके लिए की जाती है, देखिएगा, CT स्कैन, MRI और पैट स्कैन। सर पैट स्कैन क्या है? पैट स्कैन के अंदर हम डाई का यूज़ करते हैं, जेल का यूज़ करते हैं, जिससे क्या इमेज क्लियर कट फाइंड हो। CT स्कैन, MRI एंड पैट स्कैन, इनकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी कैंसर सेल है उसका साइज कितना बड़ा हुआ है।
उसके बाद हम ये भी पता कर सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है और मेटास्टेसिस। लेकिन याद रखिएगा सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन कैंसर का कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। इनकी सहायता से आप ये तीनों चीज़ें पता कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि इस इंडिविजुअल को कैंसर हुआ है। किसकी सहायता से? सीटी स्कैन, एमआरआई और पैट स्कैन की सहायता से। अच्छा सर, कैंसर का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? कैंसर का कंफर्म करने के लिए हमको कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो वो होता है बायोप्सी। याद रखिएगा, बायोप्सी से ही हम बता सकते हैं कि कैंसर है या नहीं। तो सर फिर इनकी सीटी स्कैन की, एमआरआई की और पैट स्कैन की ज़रूरत क्या है जब ये कंफर्म ही नहीं कर रही सेल है या नहीं? तो डायरेक्ट बायोप्सी क्यों नहीं करा दे? देखिएगा, डायरेक्ट बायोप्सी ना कराने का रीज़न, मान के चलिएगा ये मेरी क्या है, कैंसर सेल है। कौन सी है ये तो आप देखती हैं, अब शायद बता दें मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो ये हमारी क्या है? बिनाइन सेल है। ये है तो हमारी कैंसर सेल। आप इस सेल का अगर डायरेक्ट बायोप्सी लेते हैं, देखिएगा आपने सीटी, एमआरआई, पैट स्कैन नहीं कराया, आपने बोला सर अगर कैंसर का डायरेक्ट यानी कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस अगर बायोप्सी है तो डायरेक्ट बायोप्सी ही क्यों ना करा दे। देखिएगा, डायरेक्ट बायोप्सी करा रहा हूँ मैं इस कैंसर सेल की। ये मैंने इस कैंसर सेल को पंचर करते हुए यहाँ से एक सेल लिया, इस सेल को मैंने बाहर लिया, ये रही मेरी सेल। अब इसको मैंने लैब में भेजा कि इसको आप डायग्नोस करिए इसके अंदर कैंसर है या नहीं। ये लैब के अंदर गई, 20 से 22 दिन की इसकी रिपोर्ट आई, 20 से 22 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट कुछ भी आई हो, बट जो टाइम पीरियड था 20 से 22 दिन का, उसके दौरान बॉडी के अंदर क्या क्या हुआ होगा देखिएगा। ये सेल पहले कैसी थी? बाउंड्री फॉर्म में थी, यानी कि ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर से बनी हुई थी। लेकिन आपने जब बायोप्सी की तो इस सेल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। बायोप्सी तो ली, पंचर तो किया होगा, यहाँ से ये लीकेज हुई सेल, तो यहाँ से ये कैंसर क्या हो गई, बॉडी के अंदर फैल गई। कैंसर है, फैलती बहुत जल्दी है, तो 20 से 22 दिन में तो पता नहीं कितनी फैल गई होगी, कहाँ कहाँ पर चली जाएगी ये, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, तो यहाँ तो कैंसर थी ही, उसके साथ साथ सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, बॉडी में पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल जाएगी। इसलिए हम डायरेक्ट बायोप्सी ना कर करके सीटी, एमआरआई और पैट स्कैन करते हैं। उसकी सहायता से हम ये तो फाइंड करें कि कैंसर है। कैंसर है तो कहाँ पर है, मेटास्टेसिस उसका कहाँ तक हो रखा है, मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं भी। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड, अगर लिम्फ नोड में भी है या नहीं। अगर कैंसर लिम्फ नोड में नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं है, और तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बायोप्सी करके इसको, डायरेक्ट बायोप्सी करेंगे, कब करेंगे? इसको सर्जरी की सहायता से हम बाहर निकाल देंगे। देखिएगा, समझिएगा, मान के चलिएगा ये मेरी कैप्सुलेटेड क्या है, कैप्सुलेटेड कैंसर सेल है, बट इसका मेटास्टेसिस भी नहीं हो रखा, हमने सीटी कर लिया और इसका इन्वॉल्वमेंट भी लिम्फ नोड के अंदर नहीं है, और ये हमारी क्या है, कैप्सुलेटेड कैंसर सेल है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको सर्जरी की और इसको बाहर निकाल दिया, सर्जरी की और इसको बॉडी से मैंने बाहर कर दिया। अब इसकी आप बायोप्सी लें और इसको लैब में भेजें, रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने सर्जरी की सहायता से इसको ऑलरेडी बाहर कर दिया। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कैंसर होती तो हमने सर्जरी की सहायता से इसको पहले ही निकाल दिया। तो समझिएगा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सीटी, एमआरआई और पैट स्कैन हम इसलिए करते हैं जिससे कैंसर का साइज हमें मालूम हो, इन्वॉल्वमेंट हमें मालूम हो, क्योंकि किस किस लिम्फ नोड में कैंसर सेल इन्वॉल्व कर रही है और मेटास्टेसिस कैंसर सेल ने कहाँ कहाँ किया है, ताकि हम इलाज प्रॉपर कर सकें। उसके बाद जैसे मैंने सीटी, एमआरआई की तो मुझे पता चला कि किडनी के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर शो हो रही है, मेरी किडनी के अपर लोब में मुझे कैंसर दिखाई दे रही है, लेकिन उसका लिम्फ नोड में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
और उसका मेटास्टेसिस भी नहीं है, और वो सेल कैसी है मेरी, कैप्सुलेटेड है, तो डायरेक्ट उसको सर्जरी की सहायता से हम बाहर कर देंगे और बाद में चाहिए उसकी बायोप्सी कराएं और उसको कंफर्म करें कैंसर है या नहीं। तो ये मेरा कौन सा टॉपिक था, स्टेजिंग। देखिएगा उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक टीएनएम क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। टीएनएम क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या क्लासीफाई करते हैं, देखिएगा टीएनएम, टी से हमारा ट्यूमर, इसमें ट्यूमर का साइज देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एन नोड, लिम्फ नोड, अगर ट्यूमर है तो वो लिम्फ नोड के अंदर फैल रही है या नहीं फैल रही। उसके बाद मेटास्टेसिस, यानी कि मेटास्टेसिस उस कैंसर सेल का है या नहीं। तो देखिएगा टी नोट, टी नोट का मतलब नो ट्यूमर। उसके बाद आता टी आई एस, इसका मतलब होता है कार्सिनोमा इन सितु। कार्सिनोमा इन सितु एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि कैंसर है नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री कैंसरियस कंडीशन। अगर टाइम से इसको ट्रीट नहीं किया तो आगे कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। कार्सिनोमा इन सितु को आप लिख लीजिएगा, प्री कैंसरियस कंडीशन होती है। उसके बाद T1, इसका मतलब होता है कि जो ट्यूमर है उसका साइज कितना होता है, या तो 1 सेंटीमीटर हो या मोर देन 1 सेंटीमीटर। उसके बाद T2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या अबोव 2। उसके बाद T3, जिसमें कैंसर का ट्यूमर का साइज कितना होता है, 3 से 5 सेंटीमीटर तक हमको देखने को मिलता है। उसके बाद T4, 5 सेंटीमीटर से ऊपर कैंसर का साइज हमको देखने को मिलता है। ये हमारी किसकी बात हो गई, ट्यूमर की। उसके बाद आप देखिएगा नोड और मेटास्टेसिस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद आता हमारा नोड, लिम्फ नोड। एन नोड देखने को मिल जाए यानी कि नो नोड, यानी कि कैंसर सेल लिम्फ नोड के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलेगा। N1 सिंगल नोड, N2 मोर देन 1 बट नॉट वॉल, एक से ज़्यादा नोड होगी बट सारी लिम्फ नोड अफेक्ट नहीं होगी। उसके बाद N3 यानी कि वॉल नोड, सभी लिम्फ नोड अफेक्टेड होगी। उसके बाद आता है मेटास्टेसिस। इसके अंदर 2 ही कंडीशन देखने को मिलेगी, M0 M1। M0 मीन्स या तो मेटास्टेसिस होगा ही नहीं, होगा तो मेटास्टेसिस M1 मेटास्टेसिस। उसके बाद हम इन टीएनएम क्लासिफिकेशन को एक स्टेज के रूप में परफॉर्म करते हैं, तो वो भी देखिए। उसके बाद देखिएगा टीएनएम क्लासिफिकेशन को हमने एक स्टेज के रूप में रखा, तो स्टेज फर्स्ट जिसके अंदर हम देखने को मिलता है T1 N0 M0, यानी कि ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर होगा या 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर लिम्फ नोड एब्सेंट होगी, मेटास्टेसिस भी नहीं होगा। इसमें पेशेंट के बचने के चांस कितने, 70 से 80% चांस है इसमें पेशेंट रिकवर हो जाए, किसमें, स्टेज फर्स्ट में। उसके बाद स्टेज सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा T2 N0 N1 M0, यानी कि इसके अंदर मेटास्टेसिस तो नहीं होगा बट नोड का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा और ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर या 2 से अबव देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टेज थर्ड के अंदर देखिएगा ट्यूमर का साइज 3 से 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, नोड 2 से ज़्यादा नोड अफेक्ट होगी और इसके अंदर मेटास्टेसिस नहीं होगा। उसके बाद स्टेज फोर्थ के अंदर ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा, वॉल नोड अफेक्ट होगी और मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगा। आप एक चीज़ देखिएगा, मेटास्टेसिस इसमें हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, लेकिन फोर्थ स्टेज के अंदर देखने को मिला मेटास्टेसिस, यानी कि ये ज़्यादा खतरनाक हो गई। कौन सी स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो इसके अंदर पेशेंट के बचने के चांस सबसे कम है, कितने, 5%। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद हमने देखिएगा आज टीएनएम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, टीएनएम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी ये चीज़ नोट कर लीजिए। कल से हम रिस्क फैक्टर पर बात करेंगे। थैंक यू।